हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में, खास तौर से यूपी बोर्ड, अदर हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए। और मैं जो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम है पैरेलल अपनी सीरीज चलाता रहूंगा। ठीक है, आज हम चैप्टर 1 लेते हैं, यानी फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, यानी कि भौतिक जगत तथा मापन। हालांकि बच्चों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें तो बहुत कम एक दो चीजें लाइक जैसे फोर्सेस जो होते हैं, बल जो है उनका अनुपात पूछ लेगा, जो मूलभूत बल हैं, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इनके अनुपात पूछ सकता है। बाकी इसमें कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, लेकिन हम समझने की कोशिश करते हैं कि फिजिक्स में हमें पढ़ना क्या है, 11th और 12th में हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें भाई जो फिजिक्स है वो किसका पार्ट है। एक साइंस का इंपॉर्टेंट हिस्सा है साइंस। बच्चों जो साइंस वर्ड है ये असल में साइंशिया से मिलकर बना है। ये ऑब्टेन कहां से किया गया है? साइंशिया। ये साइंशिया से व्युत्पन्न किया गया है। ठीक है, साइंशिया का मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड है बच्चों, साइंशिया लैटिन भाषा का एक वर्ड है जिसके मायने होते हैं जानना। इसी के समान बिल्कुल जैसे संस्कृत के अंदर हम वर्ड यूज करते हैं विज्ञान, संस्कृत की बात करें संस्कृत, तो बच्चों हम इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं जानने के लिए? विज्ञान। ऐसे ही हम अरबी के अंदर देखें, अरबी के अंदर हम इल्म, ये सब एक ही चीज को लगभग बता रहा है। अब जानना, जानकारी हासिल करना, तो ये जो जानकारी होना चाहिए ये व्यवस्थित होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए। ठीक है, जो सिस्टमैटिक जानकारी होगी जिसको हम अपने विवेक पर बार बार चेक कर सकते हैं, उसका सत्यापन कर सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज बच्चों ध्यान रखना है कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, ठीक है, पहले हम सोचें, क्या आप लोगों में आपसे पूछता हूं, क्या आप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? तो इसकी सीधी सीधी हम ऐसे पता कर सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अगर हम अपने समाज में, अपने इधर उधर प्रकृति के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर देखते हैं कि भाई आसपास की दुनिया में क्या चीजें चल रही हैं, उन्हें समझने की कोशिश करें। ठीक है, और उसमें क्यों क्या ये ढूंढने की कोशिश करें, तो ये सब हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तो हम कुछ भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि आगे ऐसा हो सकता है। तो ये सब हम साइंस के अंदर स्टडी करते हैं बच्चों। साइंस में कई ब्रांचेस हैं, कई उसके भाग बना दिए गए हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट भाग जो होता है, वैसे तो बच्चों सभी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, इक्वली सभी इंपॉर्टेंट है। तो यहां हम जो बात करेंगे फिजिक्स की, जो फिजिक्स है, फिजिक्स बच्चों भौतिक विज्ञान। ठीक है, अगर हम इसका भी यहां विश्लेषण करें फिजिक्स का, तो समझ लीजिए ये जो फिजिक्स वर्ड है फ्यूसिस वर्ड, जो फ्यूसिस शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। जो फ्यूसिस आया बच्चों कहां से आया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसके मायने होते हैं, जिसका मतलब होता है प्रकृति। क्या मतलब है बच्चों इसका? प्रकृति। तो मैं साथ में इसमें ऐड कर सकता हूं प्राकृतिक घटनाएं। इसका मतलब ये हो गया कि भाई फिजिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं? प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक घटनाएं क्या है? भाई प्राकृतिक घटनाएं जैसे आप देख रहे हैं, आकाशीय बिजली चमकती है, आंधी तूफान आते हैं, सुनामी उठती है। ठीक है, कभी प्रेशर एकदम ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, तो ये सब चीजें जो है ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। कहीं वोल्केनो आ गया, कहीं भूकंप आ गया, तो इनको समझना, फिजिक्स जो है इन्हीं की समझ पैदा करता है और इनकी व्याख्या करता है कि ये चीज क्यों हो रही है, ये चीज कैसे हो गई, ये घटना कैसे हो गई, उसकी व्याख्या हमें फिजिक्स में मिली। तो अब एक सवाल बच्चों ये रहता है बच्चे के जहन में कि भाई जो प्रकृति है वो तो बहुत अनंत है बिल्कुल, और उसको समझना तो बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें तमाम पेड़ पौधे, तमाम लोग और पूरा इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसको समझना तो बड़ा डिफिकल्ट होगा। तो बच्चे के जहन में आ जाएगा भाई फिजिक्स जो है बड़ा डिफिकल्ट है समझने में। ऐसा नहीं है बच्चों, इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतनी सारी प्राकृतिक घटनाएं, प्रकृति का इतना विस्तार रूप केवल 4 नियमों से एक्सप्लेन हो जाता है। इसकी हर घटना बेटा, हर घटना, ठीक है,
चार संरक्षण के नियमों पर आधारित होती है, उसी से गवर्न होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई प्रकृति, असल में बच्चों प्रकृति के अंदर समानताएं बहुत है। समानताएं का मतलब ये है कि अगर मैं इस पेन को यहां छोड़ दूं तो ये कहां जाएगा, नीचे जाएगा। अब मैं चला दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली में ले जाके छोड़ा तो क्या ऊपर चला जाएगा, स्टिल नीचे आएगा। ठीक है, अब मैं चला गया सब बॉम्बे चला जाता हूं, वहां तो भाई इतनी बड़ी दुनिया है, वहां गिरा के देखूं वहां पर भी नीचे आएगा। हॉलीवुड चले गए, वहां रिलीज किया, नीचे आ गया। इसका मतलब जब भी हम किसी वस्तु को छोड़ेंगे, मुक्त करेंगे, वो नीचे ही गिरेगी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो बड़ी समानता है, तो ये फिजिक्स के अंदर बहुत समानताएं है। ठीक है, तो बच्चों हम बात करते हैं जो फिजिक्स है, फिजिक्स का कार्य क्षेत्र क्या है, फिजिक्स का स्कोप क्या है। ठीक है, और इसमें एक्साइटमेंट क्या है, रोमांचकारी बातें क्या हैं। तो फिजिक्स में इसका कार्य क्षेत्र क्या है, कार्य क्षेत्र तथा रोमांचकारी बातें। ठीक है, तो अब यहां रोमांचकारी बातें जैसे एकदम ही सुनने में लग रहा है बड़ा एक्साइटमेंट आ रहा है। क्या एक्साइटमेंट होता है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, कार्य क्षेत्र क्या है इसका। ठीक है, तो बारी बारी से बात करते हैं। जो कार्य क्षेत्र है, जैसे मैंने कहा कि भाई पूरी प्रकृति और प्राकृतिक नियमों का, प्राकृतिक जो घटनाएं हैं उनकी व्याख्या कर रहा है। तो स्कोप तो बहुत बड़ा है इसका। अब जो चीज बहुत ज्यादा बड़ी है तो उसको हम क्या करते हैं, कुछ उसके क्षेत्र बना लेते हैं, कुछ उसके क्षेत्र बना लेते हैं। भाई इतनी बड़ी चीज है तो छोटे छोटे हिस्सों में बांट के उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अब फिजिक्स में जो इसकी हम विभिन्न भाग बना लें, तो जैसे सबसे पहले यांत्रिकी, मैकेनिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, जहां पर हम बल के बारे में बात करते हैं, विशेषता बल के बारे में बात की जाएगी तथा वस्तु जो है उसका गति की बात की जाएगी। और ये हम पढ़ेंगे 11th क्लास के अंदर, 11th में पढ़ेंगे। बड़ा चैप्टर होता है बेटा इसके अंदर। ठीक है, बल की बात करेंगे, गति की बात करेंगे, कार्य की बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहां पर ऊष्मा गतिकी ये भी 11th क्लास के अंदर पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, यानी टेम्परेचर क्या है, तापमान क्या है, ऊष्मा क्या है, तापमान क्या है, ऊष्मा क्या है। ठीक है, और कार्य और ऊष्मा में क्या संबंध है, कार्य व ऊष्मा में संबंध। तो ये सब जो हम स्टडी करते हैं वो ऊष्मा गतिकी के अंदर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा 11th में हम और क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बच्चों दोलन व तरंग, दोलन व तरंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो हमारा कार्य क्षेत्र है, बहुत फिजिक्स जो है पूरे नेचर को स्टडी कर रहा है, तो बहुत बड़ा फील्ड है। तो उसको व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने के लिए कुछ हम भाग बना देते हैं, यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, दोलन व तरंगे, ये 11th में पढ़ ली जाएंगी। ठीक है, अब जो बाकी का हिस्सा है, अब जैसे चौथा, ठीक है, वैद्युत स्थैतिकी, जो वैद्युत स्थैतिकी है, और गतिकी, वैद्युत गतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स, बच्चों इसे हम पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर, नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, और वैद्युत स्थैतिकी के अंदर आप पढ़ लेंगे कि भाई आवेश क्या होता है, आवेश कैसे किसी वस्तु पर आ जाता है। ठीक है, और आवेश के गुण क्या होते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो आवेश अपने चारों तरफ पैदा करता है। ठीक है, अपना प्रभाव यानी आवेश का प्रभाव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से पता करते हैं, इत्यादि इत्यादि आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आप 12th के अंदर प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, जहां पर आप रिफ्रैक्शन पढ़ लेंगे कि भाई यानी अपवर्तन क्या है,
अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन इत्यादि इत्यादि, ये सब आप स्टडी करेंगे प्रकाशिकी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा एक हिस्सा और पढ़ेंगे जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, यानी आप सूक्ष्म कणों की स्टडी करेंगे, यानी सूक्ष्म कण, नाभिकीय कण जो होंगे, ठीक है, वहां की भी स्टडी की जाएगी। तो इसको हम बच्चों बोलते हैं क्वांटम यांत्रिकी। और इसी के कई हिस्से हैं जो 12th के अंदर आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। और साथ जैसे आप पढ़ेंगे यहाँ पर 12th के अंदर नाभिक के बारे में बोहर के सिद्धांत पढ़ेंगे, बोहर के सिद्धांत, जो बोहर के सिद्धांत होंगे वो पढ़ेंगे, ठीक है, इत्यादि इत्यादि, ये सब पढ़ेंगे, ये आप पढ़ेंगे 12th के अंदर। तो यहाँ ये सब स्टडी करने से पहले हमें थोड़ा बहुत, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स के बारे में हमने देखा कि भाई इसका कार्य क्षेत्र क्या है। अब यहाँ बात कर ले रोमांचकारी बातें। अब यहाँ रोमांचकारी की बात, अब ये रोमांच कौन सा रोमांच होगा? ये रोमांच बच्चों शुरू से ही हुआ है फिजिक्स में शुरू से ही चलता आ रहा है। जैसे आप आर्किमिडीज जिन्होंने उत्प्लावन बल के बारे में, उत्प्लावन का नियम रखा, तो एक दिन साहब नहा रहे थे, तालाब में नहा रहे थे, ठीक है, पानी में घुसे जैसे ही तो जो तालाब का पानी था ऊपर आ गया, तो उनके दिमाग में कुछ चीज एकदम आई, तो एकदम वहां पानी से ऐसे तैसे निकल के भागे, मिल गया, पता चल गया, उत्प्लावन का नियम बना दिया उन्होंने, ठीक है। तो ऐसे भाई ये भी एक एक्साइटमेंट है। ऐसे ही मैं बात करूं कि भाई ऐसे ही जो लीवर होता है, लीवर जो हमारी सभ्यता की पहली मशीन है, वो भी इसी तरीके से एक घटना पर आधारित है। ऐसी बच्चों एक्सरे का, जो एक्सरे रॉन्जन ने जिसको खोजा, रॉन्जन ने एक्सरे डेवलप की, तो उसकी भी कहानी कुछ ऐसी है। बचपन में एक बार अपने मम्मी पापा के साथ फोटो खिंचाने चले गए रॉन्जन, फोटो खिंच के आ गया। जब फोटो खिंच के आया, मम्मी पापा के साथ रॉन्जन बैठे हुए हैं, तो रॉन्जन फोटो देख के रोने लगा। मम्मी पापा ने पूछा, बेटा तुम्हारा फोटो तो इतना अच्छा है, तुम रो क्यों रहे हो? उसने कहा, मेरे अंदर का फोटो कहाँ है? तो जब उसे अंदर का फोटो चाहिए था बच्चों, तो बस यही क्यूरियोसिटी उसके दिमाग में आई, जिज्ञासा आई। ये सब रोमांचकारी बात है। ऐसे हर वैज्ञानिक, हर नियम के पीछे कुछ ना कुछ, न्यूटन का नियम, स्कूल से काला हैजा नाम की बीमारी फैली हुई थी यूरोप के अंदर, स्कूल की छुट्टियां हो गई, न्यूटन आराम से अपने पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं, बगीचे में एक एप्पल नीचे गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण का नियम खोज लिया जाता है। तो ये सब बेटा एक्साइटमेंट, आपकी एक्साइटमेंट होता है फिजिक्स में। एक चीज बच्चों मैं आपको बता दूं, फिजिक्स इज वेरी वेरी अप्लाइड सब्जेक्ट, बहुत ज्यादा अप्लाइड सब्जेक्ट है। इसे आप ऐसे मत पढ़िए कि भाई ऐसे रट्टा हुआ मार लिया, पास हो गए, बढ़िया नंबर लेकर आ गए। इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करिए। इसके जो नियम है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई करने चाहिए। बिल्कुल फिजिक्स बच्चों ऐसा है, साइकिल के जैसे साइकिल चलाना सीख लिया, बस उसका सॉफ्टवेयर दिमाग में डेवलप हो गया साइकिल चलाने का। बूढ़े हो जाएंगे बिल्कुल मरगिल्ले से आपको, लेकिन साइकिल जरूर चला लेंगे क्योंकि सॉफ्टवेयर दिमाग में है। ऐसी फिजिक्स के नियम बिल्कुल एक बार आ गए तो आ गए बढ़िया से एकदम, तो आप फिर उसे कभी भूलेंगे नहीं। तो रटिए नहीं, उसे अप्लाइड वे में पढ़िए। जो कुछ आप पढ़ते हैं उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करिए। फिजिक्स जो है किस तरीके से यानी फिजिक्स को हमें किस तरीके से पढ़ना है, किस सिद्धांत पर फिजिक्स आधारित होती है। तो समझ लीजिए जो भौतिकी के अंदर सिद्धांत हैं, भौतिकी किन सिद्धांतों पर कार्य करती है, यानी भौतिक विज्ञान जो है किन सिद्धांतों पर कार्य कर रही है। तो ये दो सिद्धांत हैं जिन पर भौतिकी अपने ढंग से इन दो सिद्धांतों पर कार्य करती है। पहला एकीकरण और दूसरा न्यूनीकरण। एकीकरण का मतलब हो गया यूनिफिकेशन, यूनाइट कर देना, जोड़ देना, ठीक है। और न्यूनीकरण का मतलब है रिडक्शनिज्म। अब बड़ा मतलब समझते हैं, बड़ा आसान मतलब है,
ठीक है। अब जैसे हम देखें, जैसे एकीकरण की हम बात करते हैं, जैसे जो बल होते हैं, अगर मैं कहूं कि मैं एक रस्सी को खींच रहा हूं तो रस्सी में कौन सा बल पैदा हो गया? एक चेन को खींच लिया, एक स्प्रिंग को खींच लिया, कौन सा बल पैदा हो गया उसके अंदर? ठीक है। इसके अलावा यानी मैं अगर दीवार को पुल या पुश, इसको पुल या पुश करता हूं, धकेलता हूं या अपनी ओर खींचता हूं, तो कौन सा बल आ गया? ठीक है। तो भाई हम देख रहे हैं डिफरेंट, अलग अलग विभिन्न प्रकार के बल। कभी गुरुत्वाकर्षण बल आ रहा है, कभी विद्युत चुंबकीय बल आ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे विभिन्न बल आते हैं, कभी कभी नाभिकीय बल भी आते हैं। तो वैज्ञानिकों का मानना यह है इन सभी बलों को, जैसे रस्सी के अंदर जो बल लग रहा है, जो टेंशन है, ठीक है, या मैं आपसे हाथ मिलाऊं या आपसे कोई हाथ मिलाए तो उस टाइम जो बल कार्य कर रहा है, या केमिकल रिएक्शन में जो बल कार्य कर रहे हैं अभिक्रियाओं के अंदर, तो वो सब अगर उनको हम यूनाइट कर दें तो एक बल लिख दें, वैद्युत चुंबकीय बल। यानी सारे के सारे बल मैंने यूनाइट कर दिए। अब मुझे अलग अलग बल कहने की जरूरत नहीं है। रस्सी में टेंशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वैद्युत चुंबकीय बल। जब मैं हाथ मिला रहा हूं, क्या एक दूसरे पर लगाते हैं हाथ मिलाने वाले? वैद्युत चुंबकीय बल। ठीक है। तो अब अलग अलग कहने की जरूरत नहीं है। तो ये सिद्धांत एकीकरण कहलाता है। यानी कई चीजों को जोड़कर हम एक ही नियम से एक्सप्लेन कर दिया, एक ही, जैसे एक बल से यहां पर हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। अब न्यूनीकरण का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे आपके पास बहुत बड़ा निकाय है, बहुत बड़ा निकाय है, निकाय के अंदर कई सारे पार्टिकल्स हैं, इधर उधर ये कण जो है घूम रहे हैं, उनकी गतिज ऊर्जा है, अपनी स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है। जो बहुत बड़ा निकाय है तो यहाँ छोटा बना है। अब मुझे इसका अध्ययन करना है, इसके व्यवहार को बताना है, इसके गुणों को बताना है। अब जैसे मान लो कि आप जैसे कोई घर में कोई सब्जी बना रहे हैं या बिरयानी तैयार करिए आपने, अब आप उसको टेस्ट देखना चाहते हैं कि टेस्ट कैसा है, तो ये थोड़ी टेस्ट के लिए आप पूरी बिरयानी उड़ा दोगे। भाई एक चम्मच निकालिए, टेस्ट करिए उसके अंदर, तो आप बता देंगे बिरयानी अच्छी है या कोई और सब्जी अच्छी है, या जो कमी है आप चेंज कर देंगे। ऐसे बच्चों यहां पर पूरे निकाय की स्टडी करने के लिए, पूरे निकाय के व्यवहार को जानने के लिए पूरा निकाय मत देखो, बस थोड़े से पार्टिकल देख लो। यहाँ पर जो उन थोड़े से जो पार्टिकल है, 2-4 पार्टिकल, उनकी स्टडी कर लो। ठीक है। अब जैसे क्लास के अंदर अगर कोई पूछा जाए कि भाई आपकी जैसे 9th क्लास में, 11th क्लास में क्या चीज पढ़ाई जा रही है, तो आप क्लास में क्यों जा रहे हो? एक बच्चे को पकड़ लो कि भाई तेरे यहाँ कौन सा पीरियड चल रहा है, फिजिक्स में क्या पढ़ाया जा रहा है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया जा रहा है, सारी चीजें पकड़ में आ जाएंगी। ठीक है। यही चीज यहाँ पर है। पूरे निकाय को अगर समझना है तो उसका एक छोटा सा हिस्सा ले लीजिए और उसकी स्टडी कर लीजिए। तो इसको हम बोलते हैं फिजिक्स में न्यूनीकरण। तो बच्चों ये हमारा भौतिक जो है, भौतिक विज्ञान एकीकरण और न्यूनीकरण पे बहुत ध्यान देता है। यानी ये चीजें सरल करने के लिए है। अब बच्चों बात करते हैं कि भाई जो बल है, फोर्स है, थोड़ी जानकारी लेते हैं। हमारी प्रकृति में, ठीक है, प्रकृति में कितने मूल बल हैं? तो सबसे पहले यहां बल की बात कर लें। बल यानी कि फोर्स। नहीं, छोटे क्लास में आप पढ़ते आ रहे हैं पुल या पुश, किसी चीज को खींचना या धकेलना, किसी चीज को खींचना या धकेलना। भाई किसी चीज को खींच लिया या उसको अपने से दूर धकेल दिया, तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? बल बोलते हैं। तो प्रकृति में समझ लीजिए 4 मूलभूत या 4 मूल बल पाए जाते हैं। पहला हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा हो गया वैद्युत चुंबकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल। और हम तीसरे की बात कर लें, क्षीण नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, क्षीण नाभिकीय बल। चौथा प्रबल नाभिकीय बल।
यानी गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों वैद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्षीण नाभिकीय बल यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया, यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स। और बच्चों ये हो गया प्रबल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया। तो प्रकृति में 4 मूल बल हैं, ठीक है। और बल बच्चों क्या है? पुल या पुश। बहुत सीधे लफ्जों में, बहुत सिंपल शब्दों में, ठीक है। पहला गुरुत्वाकर्षण, वैद्युत चुंबकीय बल, क्षीण नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है। प्रकृति में सबसे कमजोर बल यही होता है, यानी प्रकृति का सबसे कमजोर बल, वीकेस्ट फोर्स, सबसे कमजोर बल है, ठीक है। और किस कारण से लगता है? ये पूरे ब्रह्मांड में जो कण हैं या बड़े बड़े पिंड हैं, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के कारण लगता है बच्चों। किसके कारण लगता है? ये द्रव्यमान के कारण। द्रव्यमान के कारण कार्य करता है, द्रव्यमान के कारण कार्य करता है। इसीलिए अगर मैं 2 द्रव्यमान ले लूं, m1 m2, जिनके बीच की दूरी r है, तो यहां बल क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल G m1 m2 बटा r²। ध्यान रखिए कि भाई ये बीच में दोनों द्रव्यमानों के बीच में जो माध्यम है उस पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। और ये बहुत, यानी इसकी परास जो है वो लंबी है, लंबी परास, यानी कम डिस्टेंस से बहुत ज्यादा डिस्टेंस के बीच, यानी अगर 2 मास से बहुत बड़े बड़े आकाशीय पिंड हैं जिनके बीच बहुत ज्यादा दूरी, हजारों किलोमीटर है, जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच में, उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, ठीक है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में ये भी दूरी ज्यादा ही है, कम नहीं है, इनके बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। और इवन जो नाभिक है, नाभिक के जो कण हैं, उनके बीच भी, यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, उनके बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, इसलिए इसकी लंबी परास है। अगर हम यहां पर आते हैं, वैद्युत चुंबकीय बल, ये 2 आवेशों के बीच कार्य करता है, 2 आवेशों के बीच कार्य करता है, 2 आवेशों के बीच कार्य करता है। जैसे मान लो एक आवेश बच्चों Q1 है, एक Q2 है, इनके बीच की दूरी r कर दी गई, ठीक है। तब ये बल हो जाएगा इन दोनों के बीच, जिसको हम कूलम्बीय बल कहते हैं। ये कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r²। ये 2 चार्ज हैं, उनके बीच में, आवेशों के बीच में जो माध्यम है उस पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है। और ये भी लंबी परास का होता है, लंबी परास, इसकी परास भी लंबी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्षीण नाभिकीय बल। ये कभी कभार इसको हम अभी 11th के अंदर तो इसको कोई हमें बात नहीं करनी है, और खासतौर से 11th में तो अभी हम गुरुत्वाकर्षण बल इसकी बात करेंगे, ठीक है। 6th यूनिट में जाके हम इसकी बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। 12th के अंदर हम इन बलों को देखेंगे। तो क्षीण बल जो है ये नाभिकीय प्रक्रिया में, खास तौर से जब रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिवता होती है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के दौरान एक बीटा कण निकलता है, नाभिक में से बीटा कण निकलेगा, ठीक है। बीटा कण बच्चों इलेक्ट्रॉन ही है, क्या है ये? इलेक्ट्रॉन होता है,
नाभिक से निकलता है, तो उस टाइम नाभिकीय प्रक्रियाओं में ये क्षीण नाभिकीय बल पैदा होते हैं। ठीक है, क्षीण नाभिकीय बल, इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, इनके बीच में एक अंतःक्रिया होती है। उस अंतःक्रिया के कारण जो बल पैदा होता है वो क्षीण नाभिकीय बल है। तो इतना ध्यान रखेंगे, जब रेडियो एक्टिवता बीटा कण का निकलता है, बीटा कण निकलता है तो किसके बीच में, यानी जो बीटा कण है और एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो के बीच में, यानी न्यूट्रिनो व इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, न्यूट्रिनो व इलेक्ट्रॉन के बीच ये बल कार्य करता है। बच्चों नाम जरूर क्षीण है, वीक, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत बड़ा होता है। अब बात कर लें प्रबल नाभिकीय बल। ये बच्चों स्ट्रॉन्गेस्ट नेचर का, प्रकृति का सबसे मजबूत, प्रकृति का सबसे मजबूत या बड़ा बल है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। और वीकेस्ट, सबसे कमजोर कौन है, गुरुत्वाकर्षण बल। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, प्रबल नाभिकीय बल। तो इसको तो ये समझ लीजिए बच्चों, जो नाभिक, यहां लिख देते, जो नाभिक होता है, नाभिक में कौन कौन रहता है भाई, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन रहते हैं जिस पर कोई आवेश नहीं होता, और प्रोटॉन रहते हैं। प्रोटॉन पर बच्चों धन आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। अब एक बात सोचिए, नाभिक तो बड़ा छोटा है, नाभिक की अगर मैं रेडियस का साइज देखूं, जो रेडियस की कोटि होगी वो 10⁻⁻15 मीटर होगी, बहुत छोटी है। और इतनी छोटी जगह पर दो पॉजिटिव चार्ज पास पास रखें, उनमें प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। प्रतिकर्षण बल इतना ज्यादा होगा, आप देख रहे हैं दो आवेशों के बीच जो बल होता है दूरी के व्युत्क्रम, वर्ग के व्युत्क्रम के अनुपाती होता है, व्युत्क्रम अनुपात पर रहता है। तो अगर दूरी कम होगी तो ये बल बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये बल बहुत ज्यादा हो जाता है, प्रतिकर्षण बल। इसका नतीजा ये होना चाहिए कि भाई नाभिक से नाभिक बिखर जाना चाहिए, प्रोटॉन प्रोटॉन अलग हो जाने चाहिए। अब इसका मतलब अगर ये, अब नाभिक तो है ही मौजूद, रियलिटी तो ये है नाभिक हमारे पास मौजूद होते हैं, वहां प्रोटॉन प्रोटॉन पास में रखे होते हैं, तो इनको कौन बांधे हुए है बेटा, इनको बांधने वाला जो फोर्स है, जो बल है, जो बांध के रख रहा है, वही प्रबल नाभिकीय बल है। और ये सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कार्य नहीं कर रहा है, ये भाई नाभिकीय बल जो होता है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी कार्य करता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच तो कार्य कर ही रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच भी कार्य करता है। ठीक है, ये इसमें माध्यम का कोई मतलब ही नहीं है, बहुत इसमें माध्यम कहां रखेंगे, है ना, तो हम ये बात भी नहीं करेंगे इसके अंदर। तो एक चीज और बच्चों यहां देख सकते हैं, आजकल का जो मॉडर्न जो कंसेप्ट है बल का, वो ये है कि दो चीजों के बीच जो बल होता है किसी कण के विनिमय से पैदा होता है। बच्चों जैसे अगर आप मान लो क्लास में गए, कोई आपका जो नया दोस्त है, ठीक है, तो आप उसका इंटरेक्शन कैसे बढ़ेगा, अंतःक्रिया कैसे बढ़ेगी, आपको पेन की जरूरत है, उसके दोस्त ने आपको पेन दे दिया, आपने थैंक यू बोल दिया, आपने अगले दिन उसे चॉकलेट दे दी, इंटरेक्शन हो गया, गिफ्ट का एक्सचेंज हो गया। ठीक है, तो यही बल जो है दो द्रव्यमानों के बीच एक छोटे से कण के एक्सचेंज से, विनिमय से पैदा होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जिस विनिमय कण से पैदा होता है उसको हम ग्रेविटोन कहते हैं। ग्रेविटोन, ऐसा लगता है खांसी का कोई टॉनिक आ गया उसका नाम है बच्चों। ग्रेविटोन जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसका विनिमय कण है, जो दो द्रव्यमान एक दूसरे से, पहला द्रव्यमान m1 एक ग्रेविटोन m2 को देगा और m2 भी उसको रिटर्न गिफ्ट कर देगा, ग्रेविटोन वापस कर देगा, अपना दूसरा ग्रेविटोन दे देगा उसको, तो ग्रेविटोन का लेन देन होगा, तो उसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण बल पैदा होगा। ऐसे ही बच्चों यहां विनिमय कण जो है, वैद्युत चुंबकीय बल का विनिमय कण जो होता है फोटोन होता है। क्या है? फोटोन। ऐसे ही क्षीण नाभिकीय बल का अगर हम देखें तो इसका विनिमय कण बोसॉन होता है, बोसॉन होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम प्रबल नाभिकीय बल का देखें, जो विनिमय कण है ये होता है पाई मेसॉन।
चलिए अब कुछ यहां पर संरक्षण नियमों की बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि भाई नेचर जो है बहुत वाइड है, बहुत बड़ा है, पूरा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, तमाम प्राकृतिक घटनाएं चल रही हैं लगातार। ठीक है, उनको समझने के लिए हम सिर्फ चार संरक्षण नियमों का उल्लेख करते हैं। यानी 4 संरक्षण नियम जो है प्रकृति के सारी प्रघटनाओं को बच्चों एक्सप्लेन कर देंगे। कोई भी प्रघटना हो, कोई आकाशीय पिंड टकरा गए, इवन जब हम सड़क पे जाते तमाम जो टक्करें होती है वो देखते रहते हैं, तो उनको बताने के लिए भी हम कुछ संरक्षण नियमों का उल्लेख कर सकते हैं। जैसे संरक्षण नियम। ठीक है, तो संरक्षण नियम क्या है? जो 4 संरक्षण नियम है ये पूरे प्राकृतिक घटनाओं को प्राकृतिक परिघटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं, ये उनकी पूरी व्याख्या कर सकते हैं। तो भाई क्या है ये? पहला, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, ऊर्जा संरक्षित रहेगी। इसी को अगर मैं यहां पर बात कर लूं, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। यांत्रिक ऊर्जा मतलब होता है बच्चों गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। ये भी कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। गतिज ऊर्जा को लिख दूं मैं के काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा को लिख दूं पोटेंशियल एनर्जी। ये कैसी रहेगी? नियत रहेगी, इनका योग नियत रहेगा। लेकिन शर्त यह है कि इसके ऊपर जैसे फ्रिक्शन वगैरह जो है वो कार्य नहीं करने चाहिए। दूसरे बल कार्य कर सकते हैं, जो संरक्षी बल है वो कार्य कर सकते हैं। संरक्षी बल कार्य कर सकते हैं। अब जैसे किसी वस्तु को मैं मुक्त अवस्था कर दूं, यहां पे मुक्त छोड़ दूं, एकदम रिलीज कर दूं, तो इट विल कम डाउन, नीचे की तरफ आएगी। तो उसकी हर बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा नियत रहेगी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग कैसा रहेगा? नियत रहेगा। ऊपर सबसे ज्यादा वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होगी, अभी मैंने छोड़ा नहीं है, इसको स्थितिज ऊर्जा है। जैसे ही मैं छोड़ूंगा, नीचे आके गुरुत्वीय त्वरण के कारण इसका वेग बढ़ता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। नीचे आ रहे हैं, धरातल से इसकी ऊंचाई कम होती जा रही है, तो स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी। जैसी धरातल से टकराएगी, स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, या कहें स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगी? यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाएगी। ठीक है, अगर मोटे तौर पर देखें ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो वही ऊर्जा जो है संरक्षित रहती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है, लेकिन पूरा उसका योग कैसा रहता है? संरक्षित रहता है। पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी जो है, यूनिवर्स की एनर्जी जो है, वो संरक्षित है, नियत है। दूसरी बात करते हैं रेखीय संवेग का संरक्षण नियम। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल शून्य है, बाह्य बल किसी वस्तु पर शून्य कर दिया जाए, तो उसका रेखीय संवेग यानी P बराबर m गुणा v, द्रव्यमान गुणा वेग कर देंगे तो रेखीय संवेग आ जाएगा। ये कैसा रहेगा? नियत रहेगा। कैसा रहेगा? नियत रहता है। ऐसे ही बच्चों तीसरे की बात कर ले, कोणीय संवेग का संरक्षण नियम। जो कोणीय संवेग है, यदि बाह्य बल आघूर्ण, ये सब बात की जाएगी बच्चों, आगे सब हम लेंगे एक एक करके। लॉज ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन में 5वें यूनिट में पढ़ेंगे ये आप। ठीक है, ये तीसरे यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। कोणीय संवेग का संरक्षण नियम, अगर बाह्य बल आघूर्ण जो किसी वस्तु को घूर्णन पैदा कर दे, बल आघूर्ण अगर शून्य है,
तो बच्चों उसका कोणीय संवेग, जिसे मैं एल या जे से लिखता हूं, कोणीय संवेग को मैं क्या लिख रहा हूं, जे या एल, ये कैसा रहता है, नियत रहता है, ये नियत है। अगर मैं चौथे नियम की बात कर लूं कि भाई जो चौथा संरक्षण नियम है, आवेश का संरक्षण नियम, तो किसी भी विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय, अलग थलग, ठीक है, किसी भी विलगित निकाय का आवेश बच्चों नियत रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कोई एटम है, एटम का आवेश जो है, कुल आवेश शून्य है, तो शून्य ही रहेगा, ठीक है। जब आयन बदल जाता, आयन बनाते हैं तो बात अलग हो जाती है, लेकिन उसका क्या रहेगा, आवेश, और अगर आयन भी बनता है तो पूरे सिस्टम का, विलगित निकाय का हमेशा, ठीक है, आवेश, कुल आवेश कैसा रहता है, नियत रहता है। विलगित निकाय यानी आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय का नेट, ठीक है, नेट आवेश या कुल आवेश, नेट यानी कुल आवेश कैसा रहेगा, नियत रहता है। तो बच्चों इस तरीके से आज हमने जो पहला चैप्टर है इसका, यानी भौतिक जगत, उसकी मेन बातें कर ली हैं। एक लास्ट में मैं ये कह सकता हूं कि भाई इन बलों का अगर रेशियो, यही सवाल बना सकते हैं आपके यहां पर, बाकी तो हो सकता है पूछ ले, तो ना कि वैसे पूछते नहीं है। अगर मैं ग्रेविटेशन बल को, गुरुत्वाकर्षण बल को Fg लिख दूं, ठीक है, इसके बाद लिख दूं वीक न्यूक्लियर फोर्स, क्षीण नाभिकीय बल, फिर लिख दूं वैद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल, और फिर लिख दूं नाभिकीय बल, यानी गुरुत्वाकर्षण बल अनुपात क्षीण बल अनुपात वैद्युत चुंबकीय बल अनुपात प्रबल नाभिकीय बल। तो बच्चों अगर मैं यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल को 1 मानता हूं तो ये 10 की घात 25 होगा, और ये 10 की घात 36 होगा, और ये 10 की घात 38 होगा।